साथ है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोशनी आई है, नई रोशनी लो। आप खाना बातें करो, हम तुम्हारे साथ है। भारत खाना बातें करो, हम तुम्हारे साथ है। मानव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। रोशनी आई है, नई रोशनी लाई है। जो जोर जोर के जिन महापुरुषों ने इस भारत हमको गरीबी, गुलामी, लाचारी से निकालने, सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए मैं सभी को साहेब खान पठान, ये ओबीसी बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अन्ना शेंडगे इनका स्वागत कर रहे हैं। उसी के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब का स्वागत पूर्व विधानसभा के उम्मीदवार साहेब खान पठान ये करेंगे। सभा में मौजूद मानव संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। अरे वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाइयों, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से आपके शहर के बड़े नेता साहेब खान पठान, इनको माने साहब ने अपने मुस्लिम नेता साहेब खान पठान इनको ये पार्टी का टिकट दिया है। उनके प्रचार के लिए सभा का आयोजन किया है। हमारे साथी वोटर, हमारे मूवमेंट के लोग यहाँ पर उम्मीदवार का स्वागत कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष और पूर्व वैजापुर विधानसभा के बीआरएसपी आरक्षणवादी आघाड़ी के उम्मीदवार उनसे 23 तारीख को 20 को इलेक्शन है और 23 तारीख को रिजल्ट है। हम लोग तो गुलाल उधेलते हैं, धन्य समाज झंडारा उधेलते हैं। आप क्या उधेलते हैं? आप फूल उधेलते हैं। तो फूल की वर्षा हुई थी 23 तारीख को बड़ी तादाद में यहाँ पे विजयी रैली जो है वो पठान साहब और ये सब बीआरएसपी के जो उम्मीदवार है उनके विजय की रैली जो है हम औरंगाबाद शहर में, संभाजीनगर शहर में निकालेंगे मुझे 23 तारीख को। तुम सारे तेरी बजाने को आ रहा हूँ। बहुत मजा लिया तुमने 5 साल तक। सबसे पहले तो बजाऊंगा सीटी अतुल साहे की। माननीय आपने देखा है कि 5 साल अतुल साहे यहाँ पे हमारे पूर्व के आमदार थे और कभी यहाँ पे औरंगाबाद में नारेगांव के अंदर कभी एक मरतबा भी जो है तो उन्होंने दौरा नहीं किया। आज यानी पैर के नीचे जमीन खिसक गई यहाँ पे उठाए की, जैसा कि आज उसने यहाँ पे जो खड़ा किया है। अतुल साहे मैं आ रहा हूँ तेरी बजाने की स्थिति। थोड़े दिन बाकी है, 20 दिन बाकी, अभी 8 दिन बाकी है। 8 से 9 दिन बाकी है, तेरी स्थिति बजाने आ रहा है। दूसरा हमारे जो है तो इम्तियाज जलील साहब ने आज हमने उनको 10 साल दिया, 10 साल दिया, लेकिन हमारे काम का उसने कोई काम नहीं किया है ना। हमारे मुसलमानों के अंदर उसने कोई काम नहीं किया। मुझे उसकी बदनामी करना नहीं है। आप बोल रहे होंगे कि हमारा रहबर होने के बाद आप बदनामी कर रहे हो। इम्तियाज जलील साहब को हमने दिलो जान से यहाँ पे औरंगाबाद शहर के अंदर फील कर रहा था और उन्होंने नारेगांव जैसे इलाका आप देख रहे हो, सिर्फ साहेब खान पठान ने नारेगांव के अंदर विकास किया है। हर काम साहेब खान पठान ने यहाँ पे किया है। मुरम डालने का काम साहेब खान पठान ने किया है। ये पाखंडियों को सिर्फ हमने वोट दिया है, सिर्फ हमारा इन्होंने इस्तेमाल किया है।
आज तो इनकी पुंगी बजने वाली है। इम्तियाज जलील साहब, बहुत तुमने जो है तो मुसलमानों को इस्तेमाल कर लिया है, बहुत कौम को तुमने इस्तेमाल कर लिया है। आपके लिए वो जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन आज इम्तियाज जलील साहब कौम के अंदर कभी खड़े नहीं उतरे, कभी खड़े नहीं उतरे। आज आपको जलील होना पड़ रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसलिए मुझे मैदान में आना पड़ा क्योंकि हमको कौम को रहबर सही नहीं मिल रहा है। मैं वादा करता हूं, आज ये जगह देख रहे हैं तुम, ये जगह पे हमारा स्टेज लगा है, तमाम लोग यहाँ पे जानते हैं। इसके लिए मैंने जद्दोजहद 3 साल तक लड़ा हूं। मुझे तरह तरह की तकलीफ दी गई है, यहाँ तक कि मुझे तरीफार किया गया यहाँ पे, लेकिन आखिरी सांस तक मैंने ये जगह के लिए लड़ा हूं। सब जानते हैं यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे तुम बोलते हैं कब्रिस्तान के लिए, कब्रिस्तान के आप किसको देखना है तो मेरे पास आकर पेपर देख लो, आपको पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद मिलेंगे। आपके पेपर जो तो टोटल कब्रिस्तान का मसला सोल्व हो चुका है। जो भी नारेगांव को देखना है आकर देख लो। मैंने पूरा जो तो नारेगांव का 5.5 एकड़ जमीन मैंने यहाँ पर लाया है। और कुछ लोग जो है तो जनाजा निकालते, जनाजा मोर्चा निकालते, ये लोगों को शोर शराबा करते। मैंने 7 साल बढ़ाने में कभी जो है तो कभी जो तो दिखलावा नहीं किया है। लॉकडाउन जैसे इलाके के हालात के अंदर हमारे रायपुर आए, नारेगांव के अंदर कभी जायजा किसी का लेने नहीं आए। हमारे नारेगांव के अंदर बाढ़ आई थी, बाढ़ के अंदर भी कोई नेता यहाँ पे यहाँ नहीं आया। हमारे कुछ लोग यहाँ के, हम मौजूद थे यहाँ पे, हर समस्या यानी हर उनके घर घर जाके लोगों को जायजा लेकर उनकी समस्या को तय करने का काम साहब प्रधान ने नारेगांव के अंदर किया है। फूल का काम लाया है। कुछ पाखंडी लोग आपने मान के लिए अपना जो है तो जिले में चोर वहां पे जो है तो जाकर अपना आंदोलन वादन करते, लेकिन साहब प्रधान ने वो फूल का काम लाया है। के सामने फूल का जो 1 दिन के अंदर इसकी मंजूरी होने लेकर आया था। और जो कच्चर पट्टी दिख रही है आपको, कच्चर पट्टी 15 दिन तक साहब प्रधान ने वहां ऑपरेशन कर उसको बंद करने का काम ये साहब प्रधान ने किया है। पूरे आपको पूरे डॉक्यूमेंट दूंगा। तो ऐसे काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी में मैं कहता हूँ, यहाँ पे नारेगांव के अंदर मिनी घाटी लेके आऊंगा मैं, ये वादा करता हूँ। ऐसी मिनी घाटी रहेंगी कि आप देखते रह जाएंगे। लोगों को वादे करते थे, लेकिन आप पूरी जनता नारेगांव की जानती है कि सावधान प्रधान जो वादा करता है वो पूरा करता है। अपने जातीय खर्चे से हर मौसम, बारिश के मौसम के अंदर हमारे बच्चों को मकतब में जाने के लिए रास्ता नहीं रहता था। यानी हमारी माँ बहनों को रास्ता चलने के लिए इतनी तकलीफ होती थी। मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कोई जा नहीं सकता था, गंदा पानी होता था। जब तक भैया यहाँ पे पूरे नारेगांव के लिए गया है, मैंने साहब प्रधान ने कई मरतबा नारेगांव के अंदर मुरम डालने का खोज जाती खर्चे से कई मरतबा नारेगांव के अंदर साहब प्रधान ने किया। ये बड़े बड़े अपने आप को दावे करने वाले, अपने आप को मुसलमानों के रहबर कहने वाले, तो हम मुसलमानों के रहबर है, हम मुसलमानों की हर समस्या को पूरा करेंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ मुसलमानों को इन्होंने इस्तेमाल किया, मुसलमानों को नौजवानों को लगाने का काम किया, देश का माहौल खराब करने का काम किया। इनकी ऐसी स्पीच देते हैं, ये स्पीच ये देते हैं, लेकिन मुसलमानों को ये सजा भुगतना पड़ती है। मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसकी सजा भुगतते हैं, लेकिन इनके एक स्पीच से ये जो है अपना मतलब, अपना मफाद निकालने के लिए देख अल्फाज बोल के जाते हैं, लेकिन भुगतना पड़ता हम नौजवानों को, भुगतना पड़ता हम नौजवानों को। इनकी वो स्पीच होती है, लेकिन बोलते हैं मुसलमानों के रहबर है। भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, महीना रखे वो तो आरक्षण है, और अगर आरक्षण अभी इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कभी बचेंगे नहीं, हम बचने वाले नहीं है। और जब बचने वाले नहीं तो कटेंगे कैसे? हम कटेंगे नहीं, हम बचेंगे नहीं और कटेंगे नहीं। और ये बाहर के लोगों ने हमको समझाने की बात नहीं है, ये हमको मालूम है कि हम कैसे काम करने वाले। आगे सवारी कितने हो जाएंगे, आरक्षण कितने है महाराष्ट्र में? आपको मालूम है कि आरक्षण केवल 75 से 80% है। अगर इस कौम का 80% लोग लोक संख्या अनुसार होते
तो ये इसमें पूरी सरकार किसकी बनेगी? ये सरकार अपनी बनेगी। खाली अपने लोगों ने समझना चाहिए कि इसके आगे बाबा साहब ने अपने जो हक दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हक दिया है, वो हिसाब से अगर हम वोट देंगे, अपने हाथों को वोट देंगे, तो इसके आगे की सरकार और आने वाली सरकार है ये अपनी हो जाएगी। और जब अपनी हो जाएंगी तो अपना सब काम है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले इलेक्शन में आपको तो बाबा साहब बता रहे आपके सामने अच्छा उदाहरण है, वैसे दूसरे भी उम्मीदवार है, सबको वोट देना है और सबको वोट देंगे, ऐसा मुझे खाली आश्वासन नहीं करता हूँ। ऐसा करता क्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या कोणी अभिवादन करून माझे सामाजिक पुरवठे दिवा परिसर भक्ता परिसर वंदन करून आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आरक्षण आघाडीचे प्रेसिडेंट अध्यक्ष प्रकाश झेंडे साहेब, जेआरएसपीचे अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश माने साहेब, आपले प्रमुख उमेदवार साहेब पठाण साहेब, विचार मंचावर सर्व मान्यवर, विचार मंचाखाली मान्यवर आणि मित्रों, आपको हिंदी में बात करूंगा क्योंकि मराठी मेरे को लगता है ज्यादा समझ में नहीं आएगी, तो हिंदी में बोल सकता हूँ। अभी आपका जो उम्मीदवार है का तो पेश दे दिया है, जिनका नाम क्या है? साहिब पठान, जिनके नाम नहीं साहब है, तो अभी उनको अंदाजा बनाना है क्या नहीं? कितने लोग को बनाना है? सब हाथ ऊपर करो, साफ करके पठान को अपने को अंदर बनाना है। अभी अपने महाराष्ट्र में साहिब खान पठान आगे बढ़ो। यहाँ पे और भी 3 उम्मीदवार यहाँ पे हैं जो कि बीआरएसपी से यहाँ खड़े हैं, तो हम उनके भी नाम की घोषणा जो है आज इस मंच से करेंगे। यहाँ पे नवाब अहमद शेख आगे बढ़ो। यहाँ पे तीसरे विजय देवराव सिंगरे वेजापुर के उम्मीदवार है, विजय सिंगरे जी आगे बढ़ो। और यहाँ पे चौथे उम्मीदवार है किशनराव कांबळे, अरविंद किशनराव कांबळे, आप आगे बढ़ो। इस मंच पे उपस्थित जिन्होंने करीबन 40 साल से दलित ओबीसी मुस्लिम समाज का आरक्षण की लड़ाई पूरे देश में लड़ी है, ऐसे आप सभी के, हमारे सभी के नेता, सम्माननीय भाइयों बहनों, 2024 का विधानसभा इलेक्शन का जंग शुरू हो चुका है। ये जंग ना तो मुसलमानों का है, ना तो हिंदुओं का है, ना तो दलितों का है। आज तक इस जंग को ऐसा शुरू किया गया कि हिंदू के आगे से मुस्लिम और मुस्लिम के आगे से दलित, ऐसा रंग देके पिछले सालों में हमारे ये वोट का बाजार जो है इन्होंने माना है। लेकिन ये इलेक्शन में अभी सुरेश मारे साहब और हम ओबीसी के सब नेता, मुस्लिम समाज के नेता, आगरी कोई समाज के नेता, ये सभी नेतागण ये महाराष्ट्र में इकट्ठा हुए हैं और आरक्षणवादी आघाड़ी स्थापित किया है। ये आरक्षणवादी आघाड़ी जो है, ये आरक्षणवादी आघाड़ी में कहा जाता है, यहाँ कोई कौम का संबंध नहीं आता है। यहाँ पे गया 75 साल में ये मौजूद हुए, इनका जोरदार एक बार तालियां बजाकर इनका शुक्रिया अदा करें और आने वाले 20 तारीख को आपको सीटी के सामने बटन दबाओ।
जिंदगी फकत 2-4 वक्त की घड़ी है यारो, ये न समझो कि सारी उम्र पड़ी है यारो। अपने तारीख मकानों से बाहर तो जातो, साहब खान पठान की ताकत पर पे खड़ी है यारो। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी औरंगाबाद शहर के तमाम पार्टी के साथियों के माध्यम से बीआरएसपी उम्मीदवारों के समर्थन में आज यहाँ नारेगांव के इलाके में आयोजित इस विशाल जनसभा में आप बड़ी तादाद में सभी उपस्थित भाई और बहनों, चुनावी माहौल चुनावी ढंग का बच चुका है। सुबह शाम टेलीविजन रेडियो न्यूज़पेपर में खबरें आती रहती है, कौन क्या कहता है आप सभी जानते हैं। विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। उनको एक सवाल सीधा पूछ लो कि अगर आपने पूरे औरंगाबाद शहर का, पूरे महाराष्ट्र का अगर बड़ा विकास किया है तो औरंगाबाद में अभी भी पीने का पानी क्यों नहीं मिलता, इसका जवाब देना चाहिए। क्या इसका जवाब यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे सकते हैं? क्या इसका जवाब यहाँ के एमएलए दे सकते हैं? क्या यहाँ के जो मिनिस्टर बन के सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, राज्य सरकार में बैठे हैं, क्या इसका कोई जवाब दे सकता है? और ये बड़े बड़े दावे करते हैं और लंबे लंबे हाथ कर एक उत्तर प्रदेश का भगवाधारी यहाँ आता है और पानी की बात नहीं करता है, स्कूल की बात नहीं करता है, रोजगार की बात नहीं करता है, तालीम की बात नहीं करता है। बात किसकी करता है? भाई बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और वो भगवादारी बात करे, हम समझ में आता है क्योंकि वो भगवादारी है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री भी इस लिहाज से अपनी बात रखते हुए यही कहता है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या चुनाव आयोग को यह दिखता नहीं? क्या देश का प्रधानमंत्री किसी एक समुदाय को लेकर टारगेट बनाकर क्या अपनी बात रख सकता है? भारतीय चुनाव आयोग इस देश में निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर संविधानिक जिम्मेदारी निभाता है। तो चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के ऊपर बैठा चुप है। कोई भगवादारी आकर कहता है कि बचोगे तो कटोगे। अरे भाई, कौन काटने वाला है तुमको? किससे डरते हो? और अगर डरने की औकात तुम्हारी है तो सबको छोड़ के यहाँ से भाग पाओगे। तुम्हें सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, सत्ता में कौन बैठते हैं? महाराष्ट्र में 2.5 साल से कौन बैठे? जो इनकम टैक्स को डर गया वो बैठ गया, ईडी को डर गया वो बैठ गया, इनकम टैक्स को डर गया वो बैठ गया। दिल्ली में भी वही, महाराष्ट्र में भी वही। और इन लोगों के बारे में पूरा मैं क्या कहूं?